नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। गोल्ड और सिल्वर की अगर चाल देखें तो पिछले हफ्ते तेजी अच्छी दिखी थी, लेकिन शुक्रवार के सत्र से यहां पर मुनाफा वसूली दिख रही है। अब एमसीएक्स पर सोना 77,000 रुपए के नीचे, चांदी 91,000 रुपए के नीचे आ चुकी है। लेकिन कल एफओएमसी की बैठक शुरू हो रही है, 2 दिनों की बैठक होगी और फिर 18 दिसंबर यानी परसों फेड का फैसला आ जाएगा। हालांकि इस बार बाजार पूरी तरह से अनुमान लगाकर चल रहा है कि 0.25% दरों में कटौती होगी, लेकिन सबसे अहम होगा कि 2025 में ब्याज दरों में कटौती को लेकर जो कमेंट्री होगी फेड चेयरमैन की, उस पर बाजार की सबसे ज्यादा नजर रहेगी। वो क्वांटम क्या होगा, वो बाजार सबसे ज्यादा यहां पर देखने की कोशिश करेगा। हमारे साथ 4 मेहमान हैं, उनसे परिचय आपको करवा दूं। बिटूपन मजुमदार हैं, bmazumdar.com से, दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, अनुज गुप्ता हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज से, और साथ ही नितिन केडिया हैं हमारे साथ, एआईजेजीएफ के सेक्रेटरी हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अनुज जी बताइए, गोल्ड और सिल्वर क्या करना चाहिए? फेड की बैठक से पहले किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, फेडरल रिजर्व की मीटिंग है और वहाँ पे जो लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट शायद पॉज होते हुए दिखाई दें। मार्केट ऐसा मान रहा है कि इंटरेस्ट रेट पॉज हो सकते हैं और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए वो शिफ्ट होते हुए दिखाई दें। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। यूएस की जो डेटा है उससे भी काफी हद तक एक नेगेटिव ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया और हमने देखा कि गोल्ड का भाव इंटरनेशनली $2650 और सिल्वर का भाव $31 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर हमें लगता है कि अभी फिलहाल सेंटिमेंट काफी रेंज में है, मगर हाँ, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमने देखा था कि $2700 लास्ट वीक गया था, फिर वहां से एक बड़ी हैवी करेक्शन यहाँ देखने को मिली। तो हमें लगता है कि इस हफ्ते भी अगेन सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। डॉलर इंडेक्स में तेजी है, उसका भी इम्पैक्ट है, और जो यूएस में डेटा आए थे उसके भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ सकता है। तो गोल्ड के अंदर अगर प्राइस ऊपर आते हैं करीबन 77,550 के आसपास, तो बिकवाली करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाएं। 78,320 का टारगेट लग रहा है कि 75,750 तक देखा जा सकता है। तो गोल्ड के अंदर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है और नीचे भाव 2620 $2610 तक देखे जा सकते हैं। हालांकि $2600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर और नीचे गिरावट आ सकती है। अदरवाइज $2600 से हम एक्यूमुलेशन गोल्ड में देख सकते हैं। $110 के आसपास से आप खरीदारी कर सकते हैं। उसके नीचे अगर फिसलता है फिर नई गिरावट भी दिखेगी। तो अभी का जो टारगेट है इस हफ्ते के लिए अनुजी का है 75,750 का। नितिन जी आप बताइए, आपकी राय क्या है? गोल्ड और सिल्वर में किस तरह की चाल यहां से आपको दिख रही है? विश्वनाथ जी, गोल्ड और सिल्वर में हमें दो चीजें होते हुए दिख रही है। एक तो एसेट रीएलोकेशन दिख रहा है, बिकॉज आने वाले टाइम में ट्रंप जैसे 20 जनवरी को जो है वो अपना चेयर लेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि क्रिप्टो के अंदर और डॉलर इंडेक्स के अंदर जो है वो फंड्स का रीएलोकेशन होगा, जिसकी वजह से हम एक गोल्ड में जो है मंदी आते हुए देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि पोजिशनली जनवरी या फरवरी के महीने में हमें 2470 तक के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। चांदी की अगर ओवरऑल बात करें तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर हम लास्ट टाइम देखें जिस समय ट्रम्प थे, तो वो चूंकि चाइना के ऊपर जिस तरह से टैरिफ वॉर चला था, तो हमने गोल्ड सिल्वर रेशियो को हमने 90-92 की तरफ आते हुए देखा था, और 82-83 में पिछली बार आपके प्रोग्राम पे ही मैंने कहा था कि 90 का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं। तो मुझे लगता है सिल्वर में ज्यादा बिकवाली का दबाव रहेगा, और गोल्ड जो है उसमें हम 2470 और 2500 तक के जो लेवल्स हैं वो हम जनवरी एंड में या फरवरी फर्स्ट वीक में आते हुए देखेंगे। आप बताइए, आपको टेक्निकली कैसा दिख रहा है बाजार अभी गोल्ड और सिल्वर का? बिटूपन, आपकी राय क्या बन रही है यहां से? कि टेक्निकली यहाँ पे जहां से बाजार रिकवर हुआ 72,000 से 79,000 का, ये एक वीकर अप ट्रेंड में बना हुआ है। और बाजार में जब भी कोई अपसाइड आता है तो वहां पे सेल ऑफ हो रहा है। तो फिलहाल देखिए, अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि बड़ा कोई सेलिंग का सिनेरियो अभी तक नहीं बना है। हाँ, ये शायद है कि 25 बेसिस पॉइंट जो रेट कट है उसके बाद शायद कोई हॉकी स्टिक में ना जाता है, तो दैट विल बी द मेन कंसर्न। उसके हिसाब से बाजार में थोड़ा सा डरावना सिनेरियो है। गोल्ड 76,000 के नीचे सस्टेन करेगा तभी थोड़ा शायद एक ट्रिगर बन सकता है सेलिंग का। और मैं थोड़ा कॉन्ट्रा सोच रहा हूँ एक चीज, कि डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को ज्वाइन करने वाले ऑफिस, और वहां से हो जाएगा टैरिफ के वार के ऊपर, तो उस समय थोड़ा करेंसी वोलेटिलिटी हो जाएगा शायद। और इस करेंसी वोलेटिलिटी में क्रिप्टोज एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है गोल्ड में भी एक मोमेंटम आएगा। फिलहाल के लिए एक डॉलर में बाकी करेंसी डेप्रिसिएट हो
आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, दोबारा आपको कनेक्ट करेंगे, लेकिन आपकी कॉल हमने चला ली। हालांकि ये इंट्राडे के लिए कॉल है, ये ध्यान में रखिएगा। 76,600 पे खरीदे, 77,300 का। और अनुज जी ने जो कॉल दिया था वो पोजिशनल राय थी, तो इस वजह से वहां पे सेल कॉल है जो आपको ऊपर में यहाँ पर बेच कर जाना है। तो ये राय आपके लिए अलग अलग, एक पोजिशनल कॉल है, दूसरी इंट्राडे के लिए कॉल है। आप बताइए दिव्या गगलानी, आप अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस दे रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में? गुड मॉर्निंग विश्वनाथ जी। गुड मॉर्निंग सर। गोल्ड प्राइस की बात करें तो कॉमेक्स हमने देखा कि लास्ट वीक हमें एक पुल बैक देखने मिला। प्राइस जो है हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हुआ। 5 वीक का हाई जो था 2720 $2730 का, तो वहाँ पे प्राइस जो काफी टाइम से एक रेजिस्टेंस ले रहे, उसके ऊपर सस्टेन कर नहीं रहे, तो एक इंडिकेशन है कि वहाँ पे एक सप्लाई जोन है मार्केट में। और जो रीजन था प्राइसेस में रैली का कि वन ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन और जो रेट कट का, तो वो ऑलरेडी प्राइस इन था, तो इन्वेस्टर ने भी जो है प्रॉफिट बुक किया। तो ये वीक का एक्सपेक्टेशन रहेगा कि मार्केट जो है हमें वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है, क्योंकि एफओएमसी की जो स्टेटमेंट है और साथ में रिटेल सेल्स डेटा भी है। पर टेक्निकली जो ट्रेंड है वो फिलहाल सेल ऑन राइज का है, तो इंट्राडे के लिए मेरा सजेशन सेल ऑन राइज का रहेगा। गोल्ड में 77,150 करीब बेच के चले, स्टॉप लॉस हम 77,300 का रखे, और टारगेट नीचे में 76,900 का मेंटेन करके चले। चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी में लास्ट वीक का जो हाई था, तो वहां से हमें ऑलमोस्ट 5% का एक सेल ऑफ देखने मिला इंट्रा वीक हाई से। मेन वन ऑफ द रीजन है कि जो यूएस टैरिफ की बात चल रही है, तो चाइना के ओर से युआन डिवैल्यूएशन की भी बात चल रही है, तो वो एक वन ऑफ द नेगेटिव फैक्टर है सिल्वर के लिए। पर टेक्निकली मुझे लग रहा है कि ओवरसोल्ड जोन में है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 90,400 का। अगर प्राइसेस यहाँ पे सस्टेन लेता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिल सकता है इंट्राडे में। तो चांदी जो है बारह डिप्स करे 90,400 के करीब, स्टॉप लॉस हम 89,900 का रखे, और टारगेट ऊपर में 91,000 का मेंटेन करके चले। तो चांदी आपको डिप में खरीदारी की सलाह है दिव्या की तरफ से, और गोल्ड यहाँ पर बेचने की सलाह इनकी आ रही है। चलिए, अलग अलग व्यू है, लेकिन एक और अहम खबर है, वो है चांदी इंपोर्ट को लेकर। और खबर ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यहाँ पर गलत इस्तेमाल हो रहा है। इंडोनेशिया और थाईलैंड के जरिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए चांदी के कड़े का इंपोर्ट हो रहा है, और ये जो चांदी का कड़ा है ये बनाया जा रहा है चाइना में, और वहाँ बनाकर वापस इसे लाया जाता है बैंकॉक और फिर इंडोनेशिया, और वहाँ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए भारत में इंपोर्ट किया जाता है। और इसका नुकसान ये होता है कि उसे गलाकर जब छोटे यहाँ जो इंपोर्टर्स होते हैं उसका वो कम भाव पर, वो डिस्काउंटेड भाव पर फिर यहाँ पर चांदी बेचेंगे, जिससे एक कंपटीशन कम होता है, छोटे कारोबारियों को दिक्कत होता है, और जो इंपोर्टर है सिर्फ उन्हीं को इसका फायदा हो पाता है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नितिन केडिया जी मौजूद हैं। नितिन जी, बताइए पूरा मॉडस ऑपरेंडी क्या है, और इससे घरेलू बाजार में कितना नुकसान छोटे कारोबारियों को होता होगा? धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने एकदम तुरंत इस खबर को उठाया ताकि जो है व्यापारियों का और नुकसान ना हो सके। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है कि अगर कड़े केवल यहाँ पे आके बिकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5-6% इम्पोर्ट ड्यूटी है और वो एक प्रीमियम पैकेज की तरह बिक सकता है। जब भी दो देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है वो होता है वैल्यू एडिशन को लेके, ताकि जो हमारे दूसरे देश हैं जो इकोनॉमिकली वीक हैं या कुछ है, तो वो भी उनकी इकोनॉमी को जो है वो फायदा हो सके, और वहां पे भी रोजगार की संभावनाएं बढ़ सके। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि चाइना से ये कड़े बन के जो है वो चोरी के रास्ते इंडोनेशिया जा रहे हैं, बैंकॉक जा रहे हैं, और वहां पे इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग दिखाई जा रही है, पेपर्स के ऊपर वैल्यू एडिशन दिखाया जा रहा है। उसको कलकत्ता के पोर्ट पे और चेन्नई के पोर्ट पे लाया जा रहा है, और कलकत्ता चेन्नई के पोर्ट पे लाने के बाद उसको वापस गलाया जा रहा है, और गला के इंडिया में 400 रुपए किलो से लेके 600 रुपए किलो तक नीचे बेचा जा रहा है। शुक्रवार शाम को हमें इस तरह की शिकायतें मिली, और शनिवार को जब हमने एक स्टिंग ऑपरेशन करके इस चीज को वेरीफाई करने की कोशिश करी, तो हमको भी ये 400 रुपए किलो और 500 रुपए किलो तक के डाउन साइड के ऑफर मार्केट में देखने को मिले। विश्वमोहन जी, तो नाम भी बता रहे, जो दो कारोबारी जिनके नाम आ रहे हैं उसमें उमेश गर्ग हैं, दिल्ली के एक इंपोर्टर का नाम आ रहा है, और सचिन है कोलकाता के, इनका नाम इस इंपोर्ट में आ रहा है। सर, इसमें छोटे कारोबारियों, क्योंकि आप यहाँ पर कैट के विंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि वो इस मार्केट में कैसे टिकेंगे अगर इस तरह के इंपोर्ट आते हैं? कोई अगर दो कारोबारी है, एक सस्ता है इंपोर्ट कर पा रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा है, तो फेयर ट्रेड कैसे हो पाएगा? जी बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। देखिए, जब मैं अगर चांदी के होलसेल बाजार की बात करूं तो ये 1% से कम के मार्जिन में ऑपरेट होता है।
तो जब आप 1% से कम के मार्जिन में ऑपरेट कर रहे हो, रॉ मटेरियल के प्राइस का डिफरेंस 4 से 5% का आ जाता है, तो डेफिनेटली छोटे आदमी के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। विश्वमन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय देश का जो हजारों होलसेलर है वो इस समस्या से पीड़ित है, क्योंकि उसको उसका जो रॉ मटेरियल है वो उसको महंगा पड़ रहा है, और ये जो स्मगलर्स है वो स्मगलर्स जो है वो सस्ता माल ला के बेच रहे हैं। चलिए, तो ये एक अहम मुद्दा है जिसको सॉर्ट आउट करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर एफटीए हुआ है तो उसका काम है वहाँ पर ही वैल्यू ऐड हो। अगर किसी और कंट्रीज़ में अगर बनकर और फिर वापस से यहाँ पर इस रूट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये गलत है, और उसका फ़ायदा चंद कारोबारी को हो और यहाँ पर छोटे कारोबारियों को इसका नुकसान हो। इस पर आप लोगों ने कुछ सरकार को चिट्ठी वगैरह आपने AIJGF की तरफ से लिखी है, उनको संज्ञान में उनको ये जानकारी दी है क्या आप लोगों ने? देखिए, शनिवार को जो है मतलब ये शाम तक वेरीफाई हुआ था। पत्र लिखने का जो है वो काम अभी शुरू हो चुका है। हमारे जो लीगल टीम है वो इसकी पूरी ड्राफ्टिंग कर रही है, और प्रवीण खंडेलवाल, हमारे माननीय सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल जी के माध्यम से हम ये पीयूष गोयल जी और निर्मला जी दोनों को इस पत्र को हम भेज रहे हैं, और आशा करते हैं हफ्ते या 10 दिन के अंदर ये खत्म हो जाएगा। और अगर ये उसके बाद भी नहीं खत्म होता तो फिर कस्टम अधिकारी या जिनके ऊपर भी हमें कोर्ट केस करना होगा, वो कोर्ट केस या लीगल केस की भी कार्रवाई हम शुरू करेंगे। एक अहम मुद्दा जो कारोबारियों के हित की बात थी, इसलिए हमने इसको उठाया था। शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला और गाइड भी किया और इस अहम खबर पे चर्चा भी की, और आपने बेबाकी से अपनी राय रखी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटीज़ पे चर्चा कर लेते हैं। अब गोल्ड सिल्वर की बातचीत हो गई है, क्रूड की बात करते हैं। क्रूड को अगर आज देखें तो पिछले हफ्ते 4% से ज़्यादा की तेजी दिखी थी, इस हफ्ते दबाव दिख रहा है, आधे % की गिरावट है, 6000 के नीचे MCX पर भाव है। दिव्या गगलानी जी, आप बताइए क्रूड में क्या कॉल है? ऑप्शंस ट्रेड भी बता दीजिएगा आज। क्रूडल की बात करूँ तो मैं लास्ट वीक जो 2 वीक का जो लूजिंग स्ट्रिक था वो ब्रेक किया और 6% की रैली हमें देखने मिली इंटरनेशनल मार्केट में। वन ऑफ द रीजन था कि जो ग्लोबल सप्लाई का एक कंसर्न था, क्योंकि सैंक्शन की बात चल रही है रशियन और ईरान के ऊपर, और साथ ही साथ जो रेट कट की बात है वो सपोर्टिव है प्राइसेस के लिए। और टेक्निकली मैं बात करूँ तो प्राइस जो है अभी 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ चुके हैं, तो ओवरऑल मुझे नियर टर्म स्ट्रक्चर थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। और जो भी नेगेटिव न्यूज है एज ऑफ नाउ क्रूडल के अंदर वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, और मैंने देखा कि प्राइसेस जो है बार बार 65 का सपोर्ट ले रहा है नाइमेक्स में और वो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो एक्सपेक्टेशन है कि अगर प्राइस $70 के ऊपर रहेगा नाइमेक्स में तो आगे आके 1-2 हफ्ते में हमें $70 का लेवल भी देखने मिल सकता है। इंट्राडे के लिए 5950 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करे 50 रुपीज पे, स्टॉप लॉस हम 30 का रखे और टारगेट ऊपर में 80 का मेंटेन करके चले। 5950 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 50 पे 80 का टारगेट आप दे रहे हैं। आप बताइए अनुज जी, आपकी राय क्या है कच्चे तेल पर? देखिए, क्रूड में लास्ट वीक जो ट्रेंड बना है उससे लग रहा है कि एक पॉजिटिविटी लग रही है। टेक्निकल चार्ट्स पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी आया है। हमें लगता है कि क्योंकि दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में हमारी कॉल रहेगी। थोड़ा डिप आता है अगर 5920 के आसपास तक तो खरीदारी करना चाहिए। स्टॉप लॉस 5800 पे लगाया, टारगेट हमें लगता है कि 6200 तक देखा जा सकता है। टेक्निकल बाउंस बैक यहाँ पे लग रहा है, हालांकि जियोपॉलिटिकल टेंशन का जो कंसर्न है उससे लग रहा है कि हमें यहाँ पर अभी और सपोर्ट आ सकता है। हालांकि रेंज में रहेगा, बट हाँ अगर डिप मिलते हैं तो वहाँ खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ओके, आप बताइए बिटूपन, आपकी राय क्या है? क्या स्ट्रेटजी आप लोग अपना रहे हैं कच्चे तेल में अभी? देखिए, फिलहाल क्रूडल शायद लग रहा है इस बार थोड़ा अपसाइड मूवमेंट के लिए कोशिश करेगा। बहुत बेस बना है यहाँ पे 56-5700 के आसपास, और सामने अभी 6000 के आसपास रेट है, तो यहाँ पे डिप्स में बाइंग ऐसा लग रहा है। 6140 6150 का मेरे हिसाब से ये टारगेट बनेगा इन द शॉर्ट टर्म, और 7252 73 वाला जो नामिक्स वाला है WTI, तो वहां तक जा सकता है। विंटर डिमांड एक फैक्टर है, साथों साथ सप्लाई वाला इशू भी है, तो इस वीक थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में बाजार रह सकता है। तो 6000 वाला जो जनवरी वाला कॉल है, ये 180 टू 185 मिलने से मेरे हिसाब से वहां पे बाय बनेगा। 155 का स्टॉप लॉस रहेगा, 270 टू 280 का टारगेट रहेगा। तो बाय ऑन डिप्स मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल फॉर दिस वीक और इंट्राडे के लिए भी। ओके, तो 6000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह बिटूपन मजूमदार जी की तरफ से है। 180 से 185 के बीच खरीदे, 270 का टारगेट यहां पर दे रहे हैं। मेटल्स की चाल देख लेते हैं। बेस मेटल्स में आज अगर देखें तो लेड में हल्की तेजी या सपाट कह सकते हैं, तेजी नहीं, बिल्कुल सुस्त है। जिंक दबाव में है, कॉपर दबाव में है, एल्युमिनियम में भी आधे % की गिरावट है, 244 के नीचे। आपको क्या पसंद है बिटूपन? बेस मेटल्स में अगर आपको अगर ट्रेड करना हो, किस साइड की ट्रेड लेंगे और किस कमोडिटी के साथ? फिलहाल के लिए देखिए, जिंक बहुत स्ट्रगल कर रहा है, 290 ब्रेक नहीं कर पा रहा है। वहां से एक बार थोड़ा ब्रेकआउट भी हुआ तो वहां पे थोड़ा सा हिडन सोल्जर फॉर्मेशन भी हुआ है।
तो जिंक में फिलहाल कोई पुल बैक आता है 288.50 289 के आसपास आता है, तो वहां पे लिए इन एक शॉर्ट बनेगा, या और ये 285 टू 286 का एक टारगेट रहेगा, 290.50 के ऊपर स्टॉप लॉस रहना पड़ेगा। तो थोड़ा पुल बैक में मेरे हिसाब से जिंक विल बी ऑन द सेल साइड। मेरा सेम व्यू कॉपर में भी है, कॉपर में भी वही पुल बैक 818 820 के आसपास आने से शॉर्ट बनेगा। ओके, तो ये व्यू आपकी तरफ से मेटल्स में आ गई है। अनुज जी, आपकी राय क्या है? बेस मेटल्स में टॉप पिक कौन सी होगी आज? देखिए, बेस मेटल में हमने एक गिरावट आती हुई देखी थी लास्ट ट्रेडिंग डे में फ्राइडे को, और मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट अभी और देखने को मिल सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि कॉपर में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। करीबन 815 के आसपास के स्तर मिले तो बिकवाली का ट्रेड ले, 820-50 पे स्टॉप लॉस लगा, टारगेट नीचे करीबन 807 तक देखा जा सकता है। हमें लगता है कि थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर जो है वो बेस मेटल में हावी होता हुआ दिख रहा है। हालांकि जिंक के अंदर भी हमें लगता है कि गिरावट रहेगी, मगर कॉपर हमें लगता है कि थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल सभी में गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ कॉपर में बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, कॉपर बेचने की राय यहाँ पर 807 के टारगेट के लिए। आप बताइए दिव्या, आपको क्या लग रहा है बेस मेटल्स में कहाँ ट्रेड लेना चाहिए जहां आपका कन्विक्शन ज्यादा दिख रहा हो? लास्ट वीक हमें लगा कि इंडस्ट्रियल मेटल में हायर लेवल से अच्छा करेक्शन देखने मिला। वन ऑफ द रीजन था कि जो स्टॉक डॉलर इंडेक्स है और साथ ही साथ जो डिमांड कंसर्न था, वो एक टॉप टू रीजन थे करेक्शन की वजह से। पर एज ऑफ नाउ मुझे कॉपर एक ओवरसोल्ड जोन में लग रहा है। एक्सपेक्टेशन है कि शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है अगर प्राइस 805 के ऊपर सस्टेन करते हैं, तो इंट्राडे के लिए कॉपर हम बाय करें 809 पे, स्टॉप लॉस हम 805 का रखें और टारगेट ऊपर में 814 का मेंटेन करके चले। नेचुरल गैस आज काफी कमजोर दिख रहा है, अब तो डे लो पे है, 3% नीचे आ गया है 271 के आसपास। बिटवन, आप बताइए एनजी पर क्या लग रहा है, और गिर सकता है क्या ये? कि एनजी का यही कहानी है कि देखिए सिनेरियो तो बुलिश है, लेकिन ये बाजार बहुत तेज तक जा नहीं पा रहा है। 300 के आसपास का लेवल जो है वहां पे लास्ट भी हमने बात किया था, तो वहां पे स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बाजार गिरेगा। मुझे लग रहा है थोड़ा शायद अभी 271 के आसपास है, 265 टू 260 वाला जो रेंज है मेरे हिसाब से वहां पे एक बाय बनेगा। 250 के नीचे स्टॉप लॉस, ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव में है। अगर हम लोग इसको ऑप्शन के जरिए देखते हैं तो मेरे हिसाब से 260 वाला जो कॉल है, ये 12 टू 13 के आसपास मेरे हिसाब से बाइंग बनेगा विथ टारगेट ऑफ 23 टू 24। तो मुझे लग रहा है इसी एक बाजार और थोड़ा डिक्लाइन आने के बाद से मेरे हिसाब से बाइंग रहेगा। विंटर डिमांड अभी नेचुरल गैस में फिलहाल के लिए यूएस में ठंड भी पड़ रहा है, तो विंटर डिमांड रहेगा। ओके, आप बताइए दिव्या, आपकी कॉल क्या है? ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो वो भी बताइएगा। नेचुरल इसकी बात करें तो हमें लास्ट वीक फ्राइडे को करेक्शन देखने मिला, अपन वीकली बेसिस पे पॉजिटिव क्लोज आया। मेन करेक्शन का वन ऑफ द रीजन ये था कि जो वेदर फोरकास्ट है वो माइल्ड की तरफ शिफ्ट हुआ है, साथ ही साथ जो लोकल मार्केट में जो सप्लाई है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। पर टेक्निकली मैं बात करूँ तो काफी टाइम से एक रेंज प्ले हो रही है 265 से लेके 295 तक। तो जब तक ये रेंज बनी हुई तो लोअर एंड पे मेरा सजेशन रहेगा कि बाय करके चले। 270 का जो कॉल ऑप्शन है वो 11 पे बाई करे, स्टॉप लॉस हम 8 रुपए का रखे और टारगेट ऊपर में 15 का मेंटेन करके चले। 270 के स्ट्राइक की कॉल भी खरीद सकते हैं ऐसा दिव्या को लग रहा है। 11 के आसपास 15 का टारगेट दे रहे हैं। अनुज जी, आपकी राय एनजी पर? देखिए, अगेन 290 का जो एक रेजिस्टेंस लेवल था उसको नहीं ब्रेक कर पाया, और वहां से एक गिरावट रही। जैसा हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि 290 अगर ब्रेक करता है तो फिर वो 300 की कैटेगरी में जा सकता था, बट वो नहीं ब्रेक कर पाया और वहीं से गिरावट देखने को मिली। वेदर सिचुएशन उतनी सपोर्टिव नहीं रही, और उसके बाद हमने अगेन एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। हमें लगता है कि नेचुरल गैस में अभी जो रेंज है वो 250 से लेकर 290 के बीच रहेगी। तो 280 के आसपास मिले तो बिकवाली करें, 294 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 257 तक आ सकता है। तो हो सकता है कि अगर 257 250 के आसपास आए तो वहां पर अगेन एक्यूमुलेशन देखने को मिले, मगर फिलहाल 290 का लेवल ब्रेक नहीं किया, तो अगर बाउंस मिलता है तो बिकवाली का ट्रेड बनाना चाहिए। ओके, चलिए अब एग्री मार्केट की बात करते हैं। सबसे पहले ग्वार की, क्योंकि ग्वार में बिकवाली थम नहीं रही है। ग्वार सीड को देखिए 5100 के नीचे, ग्वारगम 9950 के नीचे आ चुका है। अनुज जी, क्या हो रहा है ग्वार में? क्यों नहीं खरीदारी लौट रही इतनी गिरावट के बाद? क्या और गिरावट बची है या आगे कुछ रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए? अनुज जी, अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को सर। देखिए, अब प्राइस जो है वो 5100 के नीचे मूव होते हुए दिखाई दी है। डिमांड कंसर्न यहाँ पे ज्यादा है, और हमने देखा था कि जो इस बार एक्टिविटी थी वो भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी थी। प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, सोइंग भी बढ़ी है, और उसकी वजह से लग रहा है कि अराइवल मंडियों में आते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि उसका प्रेशर है, और कंटिन्यूटली अभी फिलहाल लग रहा है कि थोड़ी बहुत गिरावट और यहाँ पर आ सकती है। मंडियों में अराइवल की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि प्राइस अभी थोड़े अंडर प्रेशर रहेंगे, और हो सकता है कि एक बार 5000 के आसपास तक भी भाव आते हुए दिखाई दे सकते हैं।
पे बात कर लेते हैं मसालों की। यहाँ पर अनुज जी अगर देखें तो आज तीनों मसालों में हल्की तेजी दिख रही है, लेकिन आपको क्या पसंद है? सालों में आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन का पैटर्न है। काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि हल्दी, जीरा, धनिया सभी में कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है। कोई मेजर ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं आता हुआ दिख रहा है। करीबन पिछले अगर आप 4 से 5 महीने देखेंगे तो कंसोलिडेशन में हमें लगता है कि अभी फिलहाल कंसोलिडेशन है। डिमांड का असर रहेगा, डिमांड अभी उतनी नहीं देखने को मिल रही जिसकी वजह से भावों में ब्रेकआउट देखने को मिले। हम अगर लेवल वाइज बात करें तो टर्मरिक हमें लगता है कि नीचे करीबन 13 यार काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा अगर हम अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, क्योंकि दिसंबर एक्सपायरी पर रहेगा। और जनवरी में जीरे की अगर बात करें तो यहाँ पे करीबन 22 यार के आसपास का अच्छा सपोर्ट रहेगा। और अगर हम बात करें धनिया की तो यहाँ पे करीबन 7,800। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जो कि मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन से एक अच्छा सपोर्ट आ सकता है। फिलहाल अभी मार्केट एक साइडवेज है और हमें लगता है कि जीरा में थोड़ा बहुत अभी मार्केट रेंज में रह सकता है। तो ये व्यू है मसालों को लेकर। शुक्रिया अनुज जी आपका, दिव्या गगलानी जी और बिठूपन मजूमदार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन इक्विटी